So it's time to study Government of India Act 1935. Government of India Act 1935 has come after Government of India Act 1919, so around after 15-16 years, and it is very important because many of the features of Indian Constitution has been borrowed from this Government of India Act 1935. So without wasting much time, we'll be starting with Government of India Act 1935. Some important points of this act is it has established an ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन स्टैब्लिश करने की बात की है। और फेडरेशन में कौन कौन होंगे? आपके ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, सो ये फर्स्ट टाइम एनविसाज किया गया था ऑल इंडिया फेडरेशन। तो फेडरेशन में कौन कौन मेंबर्स होंगे? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। प्रोविंसेस हम ऑलरेडी जानते हैं, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, देन वी हैव बिहार, वी हैव उड़ीसा, वी हैव सिंध, एंड वी हैव Bombay, and many of the provinces have been created, that is NWFP, central provinces. Okay, so British Indian provinces are there, chief commissioner, around 6, and 11 provinces were there, 6 commissioner provinces were there, and princely states. But it has never come into existence because ये existence में नहीं आ पाया because of नॉन ज्वाइनिंग ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया तो ये एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया। तो फेडरेशन बनाने की बात थी। फेडरेशन क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हैं, फेडरेशन में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है फेडरेशन में, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में, प्रिंसली स्टेट्स में। ठीक है, और एक सेंटर बैठता ऊपर। बट ये फेडरेशन पावर में, ये एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया फेडरेशन। तो जो हमारा फेडरेशन है, हमारा इंडिया आपको पता है फेडरेशन है, पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फेडरेशन की जो मेन मेजर पॉइंट है कि फेडरेशन में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो वो फेडरेशन यहाँ से उठाया गया है। फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन बिकम्स द सोर्स ऑफ, सो फेडरेशन जो है फेडरेशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट पॉइंट, it abolished डायरकी प्रोविंसेस में। ठीक है ना, डायरकी एबोलिश होगी प्रोविंसेस में। तो डायरकी आपको पता है, रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो थे, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, पावर इन ऑफ द स्टेट ऑफ द प्रोविंसेस, वो अबोलिश कर दी गई इसके द्वारा, एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टैब्लिश हो गई। इसका क्या मतलब है? यानी कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई। तो गवर्नर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनको ऑटोनॉमी है टू टेक एनी डिसीजन, टू टेक ऑटोनॉमी टू टेक एनी डिसीजन।
ठीक है, पहले क्या था, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स ही गवर्नर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड रिजर्व गवर्नर विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अब्लिश कर दिया गया प्रोविंसेस में। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज अबोलिश्ड इन द प्रोविंसेस। ठीक है, और वो ऑटोनॉमी होगी, सारे सब्जेक्ट्स गवर्नर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्न करेंगे। बट गवर्नर के पास फिर भी स्पेशल वीटो पावर थी, वो तो अभी भी रही, कि वो कोई भी कानून पास होएगा लेजिस्लेचर में, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, वो उसको वीटो कर सकता था। प्लस जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन लेंगे उसको काउंटर साइन गवर्नर करता था, या उसको वीटो भी कर सकता था। और उसके अलावा गवर्नर ऑर्डिनेंसेस वगैरह भी पास कर सकते थे, गवर्नर एज वेल एज गवर्नर जनरल जो मेन वाइसरॉय थे। चलो ये हो गया प्रोविंसेस में। देन अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स मैनी ऑफ दी, सो मैनी ऑफ दी provinces became bicameral। ठीक है ना, बाईकैमरल हो गए मैनी प्रोविंसेस में, लेजिस्लेचर बाईकैमरल हो गए, यानी कि पहले अभी एक सदन था, अब 2 सदन हो गए कई सारे प्रोविंसेस में। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, डायरकी इंट्रोड्यूस एट द सेंटर, सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई। ठीक है, यानी कि सेंटर में 2 सब्जेक्ट्स कर दिए, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। वाइसरॉय विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, रिजर्व वाइसरॉय प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो प्रोविंसेस से आगे सेंटर में कर दी थी डायरकी। फिफ्थ पॉइंट, सेंट्रल फेडरल, जिसको बोलेंगे फेडरल लेजिस्लेचर को 2 सदन 1919 में कर दी थी। इसमें मेंबर्स बढ़ा दिए थे, मेंबर्स इंक्रीज्ड इन बोथ हाउसेस। एक तो काउंसिल ऑफ स्टेट थी, एक सेंट्रल असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, दोनों में मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई थी। ठीक है, और ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो काउंसिल ऑफ स्टेट ये डायरेक्टली इलेक्टेड थे, एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड।
तो ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोविंसेस से अपॉइंट होंगे मेंबर्स, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट से। प्रिंसली स्टेट के ये नॉमिनेटेड होंगे, कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड, और जो इलेक्टेड होंगे वो प्रोविंसेस से डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। और इनडायरेक्टली इसमें क्या है, ये लेजिस्लेचर, जो प्रोविंसेस की लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं उनके मेंबर्स यानी कि मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर विल अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड थे। अभी तक क्या था, डायरेक्टली इलेक्शन हो रहा था। डायरेक्ट इलेक्शन 1919 में हुआ था, बट 1935 में इनडायरेक्ट इलेक्शन डाल दिया गया था। 1980 में बताया था आपको कि फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे, मैंने बताया था आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो मुस्लिम्स को थे, सिख्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। इसको एक्सटेंडेड टू, एक्सटेंड कर दिए थे टू डिप्रेस्ड क्लासेस को, ठीक है, वुमेन को एंड लेबर, इनको एक्सटेंड कर दिया था। डिप्रेस्ड क्लासेस को रीनेम किया था शेड्यूल्ड कास्ट। तो शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, ये रीनेम हो गए थे शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लासेस को, वुमेन को एंड लेबर को, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, इस एक्ट ने डिवाइड किया था, डिवाइड दी सब्जेक्ट्स इन सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट, ठीक है। और ये हमारा जो, सो दिस इज अवर 7th शेड्यूल। So it has been borrowed from Government of India Act 1935. Central, provincial and concurrent. So this is central or federal. ठीक है, next point. Next 7th point. ठीक है, प्रोविंसेस में डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, और फ्रेंचाइज जो थी वाज इंक्रीज कर दी थी इसने। तो इसने करीबन 10% को वोटिंग राइट दे दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था 1919 में कि केवल बहुत ही कम लोगों को वोटिंग राइट्स मिले हुए थे। वो भी प्रॉपर्टी के बेसिस पे थे, लैंड
कितनी है, कितना टैक्स देते हो, बट इसमें वोटिंग राइट्स बढ़ा दिए गए थे, 10% लोगों को वोटिंग राइट्स मिल गए थे। ठीक है, तो 35 मिलियन लोगों को करीबन वोटिंग राइट्स दे दिए गए थे। 35 मिलियन पीपल हैव गोट दी वोटिंग राइट्स एंड ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इट, नेक्स्ट पॉइंट, एक तो फेडरल कोर्ट इसने एस्टैब्लिश की थी एंड फेडरल बैंक, यानी कि आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो फेडरल कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या होगा, टू सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन प्रोविंसेस एंड फेड सेंटर, और इसको क्रेडिट एंड करेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल बैंक को दे दी गई। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल थी ना, काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट हैज बीन अबोलिश्ड, काउंसिल ऑफ इंडिया अबोलिश कर दी गई, और इसको 3 से 4 मेंबर की कमिटी विल असिस्ट इट। और साथ में जो फाइनेंशियल कंट्रोल जो अभी तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास था, यह अबोलिश कर दिया गया। अभी तक जो भी बजट पास होता था वो फाइनली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सिग्नेचर पे पैसा मिलता था, लेकिन ये अबोलिश कर दिया गया एंड फाइनेंशियल कंट्रोल गिवन टू वाइसरॉय को ही दे दिया गया था, गिवन टू वाइसरॉय, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अबोलिश कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो मेन पावर वाइसरॉय को ही दे दी गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पावर छीन ली गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, established a joint public service commission, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमारे में भी होता है ना, जैसे ये होता है यूपीएससी, ये होता है स्टेट पीएससी, और जॉइंट पीएससी हमारे यहाँ नहीं है, ये अभी नहीं है। तो ये बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1955। नेक्स्ट पॉइंट, 10th पॉइंट, दिस इज 9th पॉइंट। So last point, इमरजेंसी पावर्स, ठीक है, ये किसके पास रहेंगी, वाइसरॉय के पास, टू इम्पोज इमरजेंसी, जिसमें यानी कि कौन सी इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज सस्पेंडेड, अगर ये लागू हो गई तो ये बोरोड किससे हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, जो हमारे पास इमरजेंसी पावर्स है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है,
ऑफिस ऑफ गवर्नर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरो किया गया, क्योंकि गवर्नर का वही है, गवर्नर स्टेट का हेड होगा और ऑटोनॉमी होगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, बट चीफ मिनिस्टर नहीं थे उस टाइम, अभी चीफ मिनिस्टर भी हैं, बट गवर्नर का जो ऑफिस है दैट हैज बीन बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। और जो मैंने बताया था डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट, उसमें रेजिडुअरी पावर्स वाइसरॉय के पास ही होंगी, जैसे अब रेजिडुअरी पावर सेंटर के पास होती है, अभी उसमें भी वाइसरॉय के पास है, तो रेजिडुअरी पावर्स विद वाइसरॉय, पावर्स विद वाइसरॉय। तो मोटे मोटे तौर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायआर्की स्टेप एबॉलिश कर दी गई, बट सेंटर में डायआर्की होगी, ठीक है, और सेंटर में काउंसिल ऑफ स्टेट डायरेक्ट इलेक्टेड, लेजिस्लेटिव असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड, अभी तो उल्टा है, काउंसिल ऑफ स्टेट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है और लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्टली इलेक्टेड है। प्रोविंशियल में भी बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस की गई थी कुछ प्रोविंसेस में, और फेडरल कोर्ट, फेडरल बैंक and this joint public service commission, provincial public service commission and federal public service commission, and all India federation. So these are the important points of government of India Act 1935. So ये government of India Act 1935 हुआ। अब next lecture में we will study our next lecture on the Indian polity based on whatever has been mentioned in लक्ष्मीकांत के हिसाब से, ठीक है। ये चैप्टर मुझे लगता है कंप्लीट हो गया है, फिर भी इसमें कुछ बचा होगा तो आई विल सी एंड आई विल टीच यू, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बोरो किए गए हैं, में से बोरो किए गए हैं। तो मैं एक लिस्ट में लिख देता हूँ क्या क्या बोरो हुआ है। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। एक तो ऑल इंडिया फेडरेशन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, SPSC प्लस FPSC, देन ऑफिस ऑफ गवर्नर, bicameralism at center, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इमरजेंसी पावर्स, So these are the features which are borrowed from Government of India 1935, ठीक है। Thank you so much.